अभी जो हम लोग सी एस एस इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ सी एस एस या टाइप्स जो भी हम लोग कह लें वो इतने ही रहने वाले हैं, बट ये बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। जब हमारा एच टी एम एल ओवर होगा ना, तब आपको इसके बारे में और इन डेप्थ पता चलेगा। अभी जो हम लोग सी एस एस देखेंगे वो एच टी एम एल में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उतनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको करने का हमारा सी एस एस का टॉपिक ओवर हो गया। So CSS stands for Cascading Style Sheet. This is a full form of CSS. अब यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग टर्म मेंशन है, saves a lot of work. हर्षित। So CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मल्टीपल वेब पेजेस हम लोग एक ही जगह से हैंडल कर सकते हैं ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे यूजिंग सी एस एस में, तो टाइप्स ऑफ सी एस एस अवेलेबल है। इनलाइन है, इंटरनल है और एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल फाइल में सी एस एस आपने एसोसिएट किया होगा तभी ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी आएंगे हम लोग। What is CSS? Cascading Style Sheet is used to format the layout of a website. अब जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब तक हम लोगों ने अपना कोर HTML वाला पार्ट किया था, तो क्या हो रहा था कि टैग्स, एलिमेंट वगैरह सब अपना इम्पैक्ट तो दिखा रहे हैं, बट उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कोई प्लेसमेंट नहीं है। या तो बिल्कुल ब्राउजर के अकॉर्डिंग बिल्कुल बॉडी में लेफ्ट है, या फिर बिल्कुल एज पर राइट में है, या फिर सेंटर है। बट क्या होगी, मुझे लेफ्ट और राइट दोनों जगह से इसको बैलेंस करके मिडिल में लेकर आना। जैसे कि आप ये वाला डिज़ाइन अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं पेज का, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में स्पेस है ना। तो ये पार्ट जो अभी आप देख रहे हो ये सी एस एस से ही डिज़ाइन है, ठीक है। विथ सी एस एस यू कैन कंट्रोल द कलर, फॉन्ट, द साइज ऑफ टेक्स्ट, द स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स। लाइक जैसे कि एच आर हम लोग देख रहे हैं, तो इसके आप बिफोर एंड आफ्टर में कुछ गैप देख रहे हैं, तो वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है। हाउ एलिमेंट आर पोजिशन एंड लेआउट, what background images or background colors are to be used, different displays for different devices and screen sizes and much more. So CSS से आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे एग्जांपल के फ्लिपकार्ट। सो यहाँ पे बैनर को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये कुछ फ्लिपकार्ट ने बैनर डिज़ाइन किया हुआ है और अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट किया हुआ है। अगर आप इसको राइट क्लिक ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे तो ये आपका इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। लिटिल बिट आपको प्राइसिंग के आसपास ब्लर दिखाई दे रहा होगा। ऊपर Q इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 20 मतलब 20% की क्वालिटी हम लोग देख रहे हैं। या तो Q को रिमूव कर दो, अब आप देखो एकदम क्लियर दिखाई देगा आपको, है ना। ब्लरनेस जो था वो चला गया इमेज से। इन्होंने इस इमेज को हमारे डिस्प्ले के हिसाब से, या जैसे कि आपके सामने 4K टीवी है बट अभी फिलहाल ये फुल HD पर ही रेंडर कर रहा है, तो इन्होंने इसको इस तरह से भी डिज़ाइन किया हुआ है। तो कौन सा इमेज तुम्हारा, सोफा। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट में आपको एक एलिमेंट मिलेगा पिक्चर, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे पिक्चर एलिमेंट कैसे काम करता है। यहाँ पर आपको एक URL मिलेगा, इसको हम कॉपी करेंगे और ब्राउज़र में कॉल कीजिए, ठीक है। देख सकते हैं काफ़ी हाई साइज़ में हमें इमेज मिल रहा है। क्या साइज़ है, 3240, ठीक है। फुल HD कितना होता है, 1920। तो ये 3240 यानी कि 4K डिस्प्ले के हिसाब से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। यानी कि लेफ्ट राइट में जितना हमारा फुल HD डिस्प्ले पर स्पेस अवेलेबल है, वैसे आपको 4K डिस्प्ले पर भी स्पेस अवेलेबल हो जाएगा। और यही इमेज इन्होंने मोबाइल के लिए भी बनाया होगा। मोबाइल मोड एक्टिवेट। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनका इमेज डिफरेंट होते हैं, तो थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं अगर सेम इमेज मिलता है तो। अदरवाइज आप यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे या फिर आप डायरेक्ट भी अपनी इमेज को न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मोबाइल के बैनर जो होते हैं वो डिफरेंट बने हुए। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो अगेन यहाँ पर भी क्या आता है, ये स्टेटमेंट, व्हाट बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर
are to be used different displays for different devices and screen sizes and much more. तो यानी कि आप एक ही सेक्शन के इमेज को अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करा सकते हो कि भाई अगर यूज़र का स्क्रीन फुल एच डी है तो फुल एच डी इमेज होगा, अगर यूज़र का स्क्रीन आपका अल्ट्रा एच डी है तो इमेज चेंज हो जाएगा, अगर यूज़र का स्क्रीन जो है वो मोबाइल फ़ोन है अगेन इमेज चेंज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया? मान लीजिए कि अगर हम लोग इस इमेज को इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने वेबसाइट और मोबाइल दोनों के लिए, क्या होगा कि आप इस मैटर को मोबाइल स्क्रीन पर रीड ही नहीं कर पाओगे, काफ़ी साइज में हो गया ना, तो पढ़ने में नहीं आ रहा। बट वहीं पर अगर आप इस कंटेंट को देखोगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई देगा स्मॉल साइज में, है ना। तो यहाँ पर भी CSS ही अपना रोल प्ले करेगा, जिसमें हम लोग पिक्चर एलिमेंट के अंदर मीडिया एट्रीब्यूट की हेल्प से इस चीज़ को हैंडल करेंगे आगे जाके। टिप क्या है? द वर्ड cascading means that a style applied to a parent element will also apply to all children elements within the parent. So if you set color of the body text to blue, all heading, paragraph and other text element within the body will also get the same color unless you specify something else. तो कैस्केड का मतलब क्या है कि अगर हम अपना स्टाइल किसी चाइल्ड पर अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ उस चाइल्ड पर ही एप्लीकेबल होगा, बट अगर आप वही स्टाइल चाइल्ड पर अप्लाई ना करके उसके पेरेंट पर अप्लाई करते हो, अब जैसे एंटायर जो बॉडी में हमें कंटेंट डिस्प्ले होता है वो एलिमेंट कौन सा था? बॉडी एलिमेंट। अगर आपने बॉडी एलिमेंट पे जाके कुछ भी मेंशन किया तो बॉडी में जितने भी एलिमेंट आप बनाओगे और जहाँ पर भी टेक्स्ट हो सकता है या बैकग्राउंड कलर हो सकता है, आप सभी का नेचर एक ही बार में चेंज कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम इसी पेज को नोटपैड में ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम एक स्टाइल डिफाइन करते हैं इस तरह से, ये होता है इंटरनल स्टाइल, और यहाँ पर हम टारगेट करें किसको? बॉडी एलिमेंट को। बॉडी एलिमेंट को हमने यहाँ पर लिखा कलर, कलर क्या हो जाए? रेड। अब ये रेड होगा नहीं क्योंकि ये बूटस्ट्रैप से डिजाइन है जो आप देख रहे हो, तो इसको मैं फोर्सफुली बोल रहा हूँ कि रेड हो जाए। जो मैंने बात कही वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आप नोटिस करेंगे जैसे हम पेज को रिलोड करेंगे क्या दिखता है? बॉडी को टारगेट किया, यानी कि सबसे बड़ा पेरेंट कौन है इस पूरे पेज में? बॉडी। बॉडी को हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया सभी के अंदर चेंज हो गया, है ना। तो इस तरह से आप चेंजेस देख पाओगे, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ, ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था। Using CSS can be added to HTML documents in 3 ways. First is inline. इनलाइन को अभी तक आप यूज़ करते आ रहे हो, इसके लिए आप क्या डिफाइन करते हैं? बॉडी में एक एलिमेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट स्टाइल इक्वल टू, ठीक है, तो वो अपना इनलाइन होता है। इंटरनल जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट ऐड किया हमने और उसके अंदर आप कोई भी अपना एलिमेंट सिलेक्टर पास करोगे, ठीक है, तो आपका चेंजेस डिस्प्ले होगा। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल को भी हम लोग हेड सेक्शन में डिफाइन करते हैं, बट इसके लिए स्टाइल टैग नहीं यूज़ होगा। इसके लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं हम लोग? लिंक एलिमेंट। जैसे कि अगर आप इस पेज को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी क्या है? लिंक एलिमेंट का हमने यूज़ किया। अब ये जो भी आप स्टाइलिंग यहाँ देख रहे हो ये सब कहाँ से आ रहा है? इस फाइल के अंदर से, ये सब CSS है, ठीक है, ये इतना CSS है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको लिखना नहीं होता है, ये बना बनाया होता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। बट हम ये सारी चीज़ें लिखनी सीखेंगे, एक एक प्रॉपर्टी। कल को जब आप इसको देखें तो आपको पता हो हर एक चीज़ के बारे में कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो CSS का टॉपिक स्टार्ट होगा 1 by 1 सीखोगे, सब समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे इस फाइल में आपको लगता है कि मुझे एक और स्टाइल अप्लाई करना है तो एक और आप एक्सटर्नल CSS बना सकते हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इस वेबसाइट में आते हैं और मुझे डोमेन रिन्यू करना था, इसका टाइम ओवर हो गया। चलिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मिंत्रा ले लेते हैं।
आपने पता लगाने के लिए क्या करना है, बस कंट्रोल यू प्रेस करो और कंट्रोल एफ में जाके आपने क्या लिखना है, डॉट सी एस एस, क्योंकि जितनी भी एक्सटर्नल फाइल होंगी डॉट सी एस एस होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है इसके अंदर मेन, ठीक है, और इन्होंने सारा सी एस एस यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है इस तरह से। तो हर एक वेबसाइट का अपना अलग अलग तरीका होता है लिखने का। किसी में आपको बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी भी मिल जाएंगी देखने के लिए, जैसे इस पोर्टल के ऊपर चेक करते हैं तो कितना बार लिखा रहा है डॉट सी एस एस। ठीक है, चलो चेक करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट स्टाइल यहाँ पर है, सेकंड स्टाइल यहाँ पर है, नेक्स्ट, फिर यहाँ पर है। देख लो इतने सारे यहाँ पर अलग अलग सी एस एस अवेलेबल है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये हम लोग शफल कराते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट 12 तो लाइब्रेरीज के अंदर अवेलेबल है। अब सभी के अंदर कम या ज़्यादा कैसा भी आपको मिल सकता है। जैसे कि एक ये देखो, तो ठीक ठाक डिसेंट अमाउंट में लिखी हुई है सी एस एस, है ना। एक ये फाइल है जिसमें टैब के लिए सी एस एस लिखा गया है। तो कितनी फाइल बना सकते हो, वैसे कोशिश करो कि एक ही फाइल से काम चल जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मल्टीपल फाइल वो बनाते हैं जो लोग अनाड़ी होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि क्यों बनाया हमने। आपने लगा कि भाई मेरे को काम आसान हो गया, लेकिन मैंने एक चीज़ समझाया था ना स्टार्टिंग में, जितनी रिक्वेस्ट आपकी फाइल एक्सेस करने की सर्वर पर जाएंगी, वेबसाइट उतनी ही स्लो हो जाएगी। आपको एक ही रिक्वेस्ट भेजना है और जितना डेटा लेना है एक बार में ले लो। लाइव एग्जांपल से समझते हैं। वेबसाइट बनी है arena-multimedia। अब आप यहाँ पर यही एक्सपीरियंस करेंगे। एक बार लोडिंग हो गया, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब आप इस वेबसाइट में किसी भी पेज को रिक्वेस्ट करिए। लेट्स से मुझे VFX में जाना है, VFX का डेटा है। क्या हमने ऊपर कोई लोडिंग एक्सपीरियंस किया? दोबारा ध्यान से देखो, गेम डिज़ाइन, क्या कुछ लोड हो रहा है ऊपर? नहीं हो रहा ना। यही तो है मैजिक, किसका? रिएक्ट का। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? रिएक्ट। अभी जो आपको मैंने गूगल में एग्जांपल दिखाया था वो क्या था? एंगुलर। ठीक है, तो रिएक्ट JS फेसबुक ने लिखा, एंगुलर JS गूगल ने लिखा। हर कंपनी अपने खुद के कोड लिखती है और जब उनका काम हो जाता है उससे, तो वो फिर बाद में पब्लिक को रिलीज कर देती है, सब लोग इस्तेमाल करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके यूज़र मार्केट में डेवलप हो, है ना। तो जैसे एंड्रॉयड, आप देखते हो कि गूगल कभी भी एंड्रॉयड का चार्ज क्यों नहीं करता आपसे। आपको एंड्रॉयड में बड़े अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं, आईफोन से अच्छे फीचर मिल जाते हैं आपको। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है iOS अगर पेड है तो एंड्रॉयड फ्री रहेगा। फ्री रहेगा तो मैं अपने ऐड दिखा सकता हूँ, है ना। जो भी ऐप चलाओगे कहीं पर भी कुछ भी ऐड आपको दिख रहा होगा। एप्पल में ऐसा नहीं होता, बस यही फ़र्क है। तो एप्पल आपसे अपने फ़ोन के साथ साथ अपने OS की भी कीमत लेता है कि भाई मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो उसकी भी कॉस्ट पे करो। गूगल कहता है OS जो है आपका वो फ्री है, एंड्रॉयड जिसको लोग बोलते हैं, बाकी डिवाइस की सिर्फ कीमत पे करो। और उसके बदले में आपको क्या पे करना है? एडवर्टीजमेंट देखने का टाइम। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो तीनों टर्म अच्छे से क्लियर है। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ CSS कितने होते हैं। तो हायरार्की वाइज है, इनलाइन, फिर क्या होता है इंटरनल, फिर क्या होता है एक्सटर्नल। सबसे ज़्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है? एक्सटर्नल। ठीक है, इनलाइन से शुरू करते हैं। एन इनलाइन स्टाइल मे बी यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल फॉर अ सिंगल एलिमेंट। देखो बहुत क्लियरली मेंशन है सिंगल एलिमेंट, एक आध की अगर बात आ रही है उस केस में। अगर आपको लगता है कि मुझे मल्टीपल एलिमेंट को एक ही स्टाइल ऑफर करना है, तब हम इनलाइन का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कल को अगर आपने इनलाइन को अप्लाई किया, क्लाइंट ने बोला मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करके दो, तो आप क्या करोगे? वही कलर 20 बार 30 बार चेंज करोगे और वहीं पर आप फंस जाओगे। नए नए में अच्छा लगेगा, लेकिन हमने यहाँ पर लाइन क्या पड़ी थी? लॉट ऑफ वर्क सेव करने की, बट यहाँ तो काम बढ़ गया हमारा उल्टा। तो एक आध एलिमेंट पर अगर हमें काम करना है तब हमें क्या यूज़ करना है? इनलाइन। ठीक है, to use inline, add the style attribute to the relevant element
द स्टाइल एट्रीब्यूट कैन कंटेन एनी CSS प्रॉपर्टी। जो आप एक्सटर्नल या इंटरनल में लिखोगे वो सभी प्रॉपर्टी आप इनलाइन में भी अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल, इनलाइन स्टाइल आर डिफाइंड विद इन द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द रेलेवेंट एलिमेंट। हमने H1 में लिखा है स्टाइल इक्वल टू कलर ब्लू, अलाइनमेंट सेंटर। अब नोटिस क्या करना है, जो हम लोग अपने एट्रीब्यूट्स लिखते हैं जैसे कि BG कलर इक्वल टू कलर का नेम, बट यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लिखेंगे तो इक्वल टू नहीं होगा, उसकी जगह पर आपने क्या लिखना है, कॉलन। ठीक है, ये आपका कॉलन होता है। और हर एक प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करने के बाद आपने उसको एलिमिनेट करना है सेमीकोलन के साथ। सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। समझ गए? तो ये एक तरह से क्या होता है, जैसे आपने इंग्लिश सीखा होगा तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, फुल स्टॉप लगा के अपने सेंटेंस को ओवर कर देते हैं, है ना। जैसे हिंदी में हम लोग पूर्ण विराम इस्तेमाल करते हैं, कोडिंग के अंदर क्या होता है, सेमीकोलन से किसी भी सिंटैक्स को, लाइन को एंड किया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ तक इफेक्टिव होगी सेमीकोलन तक, उसके बाद न्यू आपकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू इफेक्टिव रहेंगी। इनलाइन स्टाइल loses many of advantages of a style sheet by mixing content with presentation. So use this method sparingly. Internal CSS. Internal style sheet may be used if one single HTML page has a unique style. अब आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कि ये एक वेबसाइट आप देखें ध्यान से, मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। इस वेबसाइट में लुक एंड फील आप नोटिस करेंगे किसी भी पेज पर अगर हम लोग जाएंगे तो चेंज नहीं होगा, सब लुक एंड फील एक जैसे आ रहा है ना। तो ऐसे केस में हमें क्या रखना होगा, एक्सटर्नल। लेकिन अगर एंटायर वेबसाइट में से स्पेसिफिक किसी पेज का अगर लुक एंड फील चेंज हो रहा है तब हमें क्या करना है, इंटरनल। इनलाइन पूरे पेज में किसी एक एलिमेंट को यूनिक बनाना है। इंटरनल अगर हमें पूरी वेबसाइट्स में से किसी एक पेज को यूनिक लुक देना है, और एक्सटर्नल जहाँ पर सबको कॉमन लुक देना है हमें। समझ में आ गया डिफरेंस? तो ये इंटरव्यू में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कीजिएगा चीज़ों को। तो चलिए यहाँ पर जैसे हम इस पेज में बॉडी कलर जो है अपना बैकग्राउंड में हमने सेट कर लिया एंड H1 में हमने अपना कलर डिफाइन किया है। आप देख सकते हैं डायरेक्ट हमने एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ किया, तो आपको क्लास को कॉल नहीं कराना होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सटर्नल CSS। विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट। एंटायर वेबसाइट टर्म हमें समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा वेबसाइट आप एक्सटर्नल से हैंडल कर सकते हैं। बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल, each HTML page must include a reference to the external style sheet file inside the link element inside the head section. So head section में आप यहाँ नोटिस करेंगे इस तरह से आपने इसको डिफाइन करना है। लिंक टैग अगेन आपका नॉन कंटेनिंग है, ये क्लोज नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपने लिंक एलिमेंट और href यानी कि अपना सोर्स बता दिया कि CSS कहाँ है, किस फोल्डर में, या डायरेक्ट रूट फोल्डर में। तो इतने पार्ट से आपका ये वर्क नहीं करेगा। आपको साथ में रेलेवेंसी बतानी होगी कि ये रेलेवेंट है क्या इसके स्टाइल शीट के। जैसे आप ये लिख देंगे एट्रीब्यूट, आपका ये फाइल इफेक्टिव होगा इस डॉक्यूमेंट में, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं होगा। तो ट्राई करके देखेंगे। यहाँ पर कंट्रोल U प्रेस करेंगे और mystyle.css एक डेडिकेटेड अलग फाइल है। क्या ध्यान रखना है आपको इस तरह की फाइल बनाते वक्त, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। क्या है यहाँ पर, एलिमेंट सेलेक्टर है। कोई स्टाइल टैग तो नहीं दिखाई दे रहा हमें इसके अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना। तो काफ़ी स्टूडेंट ना क्या मिस्टेक कर देते हैं कि जनरली वो इंटरनल में कोडिंग करने के बाद एक्सटर्नल में जो स्विच करते हैं तो वो स्टाइल टू स्टाइल पूरा कट पेस्ट कर देते हैं और वो फाइल काम ही नहीं करती है। तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि इसमें स्टाइल टैग आ गया, तो यहाँ पर स्टाइल टैग नहीं होगा, आपने डायरेक्ट अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है। तो ये इसमें आपने खास ध्यान रखना है। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड, टेक्स्ट एडिटर, आपका VS कोड, सबलाइन, कॉफी कप, किसी में भी डिफाइन कर सकते हो। एंड मस्ट बी सेव्ड विद अ .css एक्सटेंशन।
तो हम लोग अपनी वेब फाइल किस एक्सटेंशन में सेव करते हैं, HTML। सो CSS के केस में डॉट CSS हमें डिफाइन करना है। The external .css file should not contain any HTML tag। ध्यान रखना, जो स्टाइल टैग होता है वो HTML टैग होता है, तो उसको हमें नहीं डिफाइन करना है। Here is how the mystyle.css file looks। तो हमने यहाँ पर इस फाइल के अंदर ये कोड डिफाइन किया हुआ है, जिसके वजह से आपको रिजल्ट मिल रहा है। क्या ध्यान रखना है, डूज एंड डोंट्स को समझिए। डू नॉट ऐड अ स्पेस बिटवीन द प्रॉपर्टी वैल्यू 20 एंड द यूनिट पिक्सल्स। अगर आपने यहाँ पर स्पेस ऐड किया लाइक इस तरह से, तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। करेक्ट अप्रोच क्या है, आपने विदाउट स्पेस लिखना है, ठीक है। With an external style sheet, you can change the look of an entire website by changing in one file। तो अगर आप इस mystyle.css फाइल को 3-4 पेजेस में अगर एसोसिएट कर लेते हो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो सभी में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से हम एक फाइल लेते हैं, एक नोटपैड ओपन करेंगे, कोड को पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मई मंथ आज डेट है क्या 22/05/25। हमने इस फाइल को नेम दिया index.html, ठीक है। अब एक और फाइल हमारे पास mystyle.css, नोटपैड ओपन अगेन, एक न्यू फाइल को सेव एज करेंगे mystyle.css आज की डेट में। इसके बाद क्या कोड हमें इसके अंदर लिखना होगा, वो कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस फाइल का रोल कंप्लीट हो गया है। अभी मैं इसको सेकंड स्क्रीन पर रख लेता हूँ। अब जो हमारी नोटपैड की फर्स्ट फाइल है, जहाँ पर हमने ये पेज डिफाइन किया था, यहाँ पर हम कुछ लिंक डिफाइन कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, जैसे कि p एलिमेंट अलाइन इक्वल टू सेंटर एंड p एलिमेंट क्लोज डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि होम सर्विसेज अबाउट अस। लिंक के लिए हम लोग कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, ए एलिमेंट, ए स्टैंड फॉर एंकर, href में हम लोग पास करेंगे हाइपर रेफरेंस। होम का हमने सेव किया index.html के नाम से, और होम पेज को आपने इस तरह से क्लोज कर लेना है। यही सेम प्रोसेस बाकी रिमेनिंग 2 लिंक्स के ऊपर भी हम लोग फॉलो करेंगे। लिंक क्लोज, चलिए। तो सर्विस को हम लोग सर्विसेज के नाम से सेव करेंगे। ये भी हमने फाइल सेव नहीं किया, जस्ट हमने लिंकिंग एडवांस में डिफाइन किया हुआ है एंड अबाउट। अब कैसे पता चलेगा हम कौन से पेज पर हैं, तो इसके लिए हम लोग ऊपर डिफाइन कर लेंगे क्या, टाइटल। क्या लिख देंगे इसको, होम पेज एंड टाइटल क्लोज। इसके अलावा आप इसको यहाँ भी डिफाइन करिएगा h1 क्लोज करिए इसको। इसका अलाइनमेंट हम चाहते हैं सेंटर हो, तो लिखेंगे एट्रीब्यूट अलाइन इक्वल टू सेंटर। और क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर डिफाइन कर देंगे एक HR फॉर हॉरिजॉन्टल रूल, इस तरह से। चलिए, तो अपने एक इंडेक्स पेज को रन करके देखिए। यहाँ पर कंट्रोल O और मई मंथ में आज की डेट से अपनी इंडेक्स फाइल को ओपन करिए। तो लिंकिंग यहाँ पर आ चुकी है हमारे, कलर वगैरह सब हमें चेंज दिखाई दे रहा है। अब अगर आप अपनी H1 फाइल को ध्यान से देखें, तो इसमें हमने कलर के सेट किया था नेवी एंड मार्जिन लेफ्ट के अंदर रखा था हमने 20 पिक्सल्स, है ना। इसी वजह से ये जो पार्ट है आपका सही से सेंटर में नहीं है। आप देखोगे तो होम सर्विस अबाउट के ये राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। बट अगर मैं इस लाइन को टर्मिनेट कर दूं, यहाँ पर पेज को रिलोड करिए, देखिए दोनों जगह पर करेक्ट हो गया, एक्सटर्नली चेंज हुआ है। चलिए, इसी फाइल की हम एक कॉपी और बनाएंगे, और ये जो भी हमने यहाँ पर अलाइन वगैरह लिखा है ना, कहाँ पर, ये जो हमारी फाइल है, इस अलाइन को भी मैं हटा देता हूँ फिलहाल, क्योंकि जब CSS की बात चली तो सब CSS से ही हैंडल करेंगे।
तो मैटर देखिए लेफ्ट आ रहा है। H1 में ही हम लोग जाके प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, क्या, टेक्स्ट अलाइन, क्या पुट करेंगे यहाँ पर, सेंटर। ऐसे अपनी P एलिमेंट को इस्तेमाल करना है। P में आप डिफाइन करेंगे अपनी प्रॉपर्टी और P को भी क्लोज कर देंगे। तो देखो सब हो गए इस तरह से सेंटर। अब सभी सेंटर क्यों हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भाई H1 आपका 2 टाइम है और पैराग्राफ भी आपका 2 टाइम है, ठीक है। बट आपको तो मान लीजिए कि सिर्फ टॉप को और इसको लिंक को ही सेंटर करना है, तो आप यहाँ इसको H1 डिफाइन कर दें और इस वाले एलिमेंट को आप कुछ डिफरेंट नेम भी डिफाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हैं इसको, H2। अब चेंज करके देखो, चेंज हो गया ना। लेकिन ये पार्ट तो हमें सेंटर में रखना है, लेकिन पैराग्राफ हमारा कहाँ पर आ रहा है, सेंटर दूसरा वाला, ये भी मुझे लेफ्ट लेके जाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम एडवांस चलें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे भी बहुत आगे की चीज़ है बट दिखा देता हूँ। nth चाइल्ड, ठीक है। nth चाइल्ड मतलब n नंबर ऑफ, बॉडी का कौन सा चाइल्ड है ये। तो आप देखो फर्स्ट कौन सा है, हेडिंग, सेकंड क्या है HR, थर्ड क्या है पैराग्राफ, फोर्थ क्या है H2 एंड फिफ्थ क्या है पैराग्राफ। तो नंबर क्या पुट करेंगे 5 और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट लाइन जो है इसका वो क्या रहेगा, लेफ्ट। अच्छा ये हमारा P के बाद मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, ओके मैंने बॉडी से काउंट कर दिया, सॉरी। यहाँ पैराग्राफ 1 2 3 पर होना चाहिए। इंस्पेक्ट करेंगे इसको, डॉक टाइप, कुछ गड़बड़ हुई है इसलिए तो काम नहीं कर रहा है। कोड पर जाइए एक बार। बॉडी हमारा यहाँ क्लोज हुआ, HR हमारा यहाँ पर है, हेड हमने यहाँ क्लोज किया है, माई स्टाइल। आउटपुट हमारा बन रहा है यहाँ पर हेड, बॉडी, बॉडी के अंदर टाइटल, माई स्टाइल। कुछ तो गलत है यहाँ, देखो एक छोटा सा ये पार्ट मिसिंग है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब हम लोग कोड को इंस्पेक्ट करें तो हेड पहले ही क्लोज हो रहा है और बॉडी के अंदर क्या रिटर्न कर रहा है, दोबारा से डॉक टाइप वगैरह को रिटर्न कर रहा है हमारे। सेव करिए, रिलोड करिए, अब देखोगे तो स्ट्रक्चर आपका सही हो गया है। यहाँ पर डॉक टाइप ऊपर क्लियर, ये हमारा स्टाइल आ गया और ये हमारा ये वाला पार्ट आ गया इसके अंदर। अब आप देखोगे काउंटिंग के हिसाब से हमने यहाँ पर क्या लिखा था, nth चाइल्ड 3, 1 2 3, 3 कहाँ पर है लेफ्ट, बट इसको हमें सेंटर रखना है तो हमें 5 को टारगेट करना है। कंट्रोल S और ये देखिए चेंज हो गया। तो हमारा क्या, हाँ पैराग्राफ का तो कोई, हेडिंग के तो टाइप्स होते हैं, पैराग्राफ तो एक ही तरह का होता है ना। पैराग्राफ के पास और कुछ है ही नहीं कि P1 P2 कुछ होता हो। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या होता है, आप काउंट करके भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। और अगर इस काउंटिंग से बचना चाहते हो, क्योंकि अभी तो बहुत मिनिमल है, बहुत इजीली आप काउंट कर लोगे, कल को बहुत बड़ा पेज होगा तो क्या करोगे, कब तक काउंट करोगे बैठ के। उस केस में क्या सॉल्यूशन होता है, आप यहाँ लिख दोगे जाके डॉट कुछ भी क्लास डाल दो, जैसे कि डेमो, फिर आपको P पर बाइंड करना पड़ेगा इसको, लेकिन आप काउंटिंग से बच जाओगे। करेंगे ठीक है, लेकिन आप ये क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कि जो nth की जो काउंटिंग थी कि 1 2 3 4 5 उससे बच जाओगे। और ये देखो सीधे सीधे अब हम लोग यहाँ पर आके इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे।
तो कलर चेंज करके भी देख लो। क्लास के लिए डॉट लगाते हैं, ये आईडी के देखिए लिए हैश। हाँ, अरे वाह, याद है तुम्हें चीज़ें, वेरी गुड। हाँ, पी डॉट डेमो क्यों नहीं लिख रहे वो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए डेमो अभी क्या है, एक ऐसा मोड में है कि वो कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है, यानी कि वो किसी को भी लेफ्ट कर सकता है। अगर मान लो मैं एक इस वाले पार्ट के ऊपर जाके कमांड कर दूं यहाँ से, इसको हमने यहाँ पर क्या लिखा, क्लास डेमो, तो क्या होगा, लेफ्ट और रेड कलर में चेंज हो गया। बट आप चाहते हो कि ये सिर्फ पैराग्राफ पर ही एप्लीकेबल हो, उस केस में लिखते हैं p डॉट डेमो। अब देखो H1 के पास भी डेमो क्लास है बट इफेक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि p एलिमेंट पर ही डेमो क्लास अप्लाई हो सकती है। क्लैरिटी हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था, बाकी मैं सब चीज़ें फिर से हटा देता हूँ उसके अंदर से, और कंट्रोल एस रीलोड। अभी ज़रा कुछ लिंक बना लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ आएंगे, चलिए हमने एक पेज बनाया था सर्विसेज डॉट HTML, तो यहाँ लिख दीजिए सर्विसेज पेज, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सर्विसेज पेज। इसी तरह से अबाउट डॉट HTML, तो अगर आप चला के देखेंगे तो आपके लिंक्स देखिए फंक्शन करना स्टार्ट कर सकें। तो तीनों पेज में हमें सेम ही रिजल्ट मिल रहा है। अब क्लाइंट कहते हैं भाई मेरे को तो ये जो आपने कलर डिफाइन किया है हेडिंग का मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे इसको चेंज करना है। ठीक है, तो आपका काम देखो कितना आसान हो गया, टाइम भी सेव हो गया। आप जाइए, जैसे मैं जस्ट अभी यहाँ पर ग्रीन कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो अब आप किसी पेज पर जाके देखो, सभी पर कलर हो गया चेंज। तो ये होता है एक्सटर्नल का पावर। ठीक है, एक जगह पर कमांड करो, सभी जगह में ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे आपके। तो प्रैक्टिकली सब समझ में आ गया अच्छे से, आगे बढ़े। CSS colors, fonts and sizes. The CSS color property defines the text color to be used. Font family property defines the font to be used, and size property defines the text size to be used. So जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, हमने H1 एलिमेंट को टारगेट किया, तो ओनली H1 में ही आपका कलर ब्लू, फॉन्ट आपका वर्धना, और यहाँ से साइज 300% होगा। इसी तरह से पैराग्राफ, तुमने पैराग्राफ के अंदर कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन की, बट एंटायर बैकग्राउंड में आपका जो कलर है वो डिफरेंट होगा। सो CSS चला के दिखाऊं क्या इसको, या देख पाओगे? चला देते हैं। एक्सटेंशन डॉट HTML, ठीक है। Border. The CSS border property defines a border around an element. You can define a border for nearly all HTML elements. ठीक है, सभी में आप बॉर्डर डाल सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर बनाने के लिए आपको कलर और थिकनेस की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बॉर्डर के स्टाइल की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। आप कुछ मत लिखो, उससे इतना लिख दो, बॉर्डर और उसका स्टाइल, सॉलिड, डॉटेड, डैश, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन, ट्रांसपेरेंट, तो आपका काम हो जाएगा। बट अगर ये नहीं लिखा, बाकी आपने थिकनेस और कलर डाल दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ आएंगे, सेव एज demo1 extension dot HTML, और डेमो 1 के अंदर हम
अपना ये कंटेंट करेंगे कॉपी और यहाँ पर रिप्लेस। क्या दिखाई दे रहा है? पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर क्रिएट हुआ। अब जो बात मैंने आपको बोली उसके ऊपर ज़रा समझो। मान लो कि मैं यहाँ से ये प्रॉपर्टी कट करके यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ, क्या लिखा हमने? डॉटेड। पेज को रिलोड करिए, बॉर्डर क्रिएट हुआ। तो यानी कि थिकनेस और जो उसका कलर है वो आपको डिफाइन नहीं करना होगा, ये डिफ़ॉल्ट ले लेगा खुद से। हाँ, अगर आपको इसको भी कस्टमाइज करना है तब आप इसके साथ जा सकते हैं कि मुझे क्या रखना है इसमें, ठीक है। तो आप थिकनेस जो मर्जी रखो, जैसे कि 5, 10 सब पॉसिबल है, बढ़ा सकते हो। चलिए, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट आते हैं पैडिंग। कौन समझाएगा पैडिंग क्या होता है? पहले पढ़ चुके हम लोग इसके बारे में। अच्छा चलो, ये रूम है, ये कुछ प्लाई यहाँ पर पेस्ट है वॉल पर, ध्यान से देख लो। इनके बीच में कुछ गैप है, तो ये क्या है? पैडिंग है या मार्जिन है? गैप। हटा के देख क्या लगा इसमें, मार्जिन है पैडिंग? नहीं तो बॉक्स इसी को इमेजिन कर लो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मार्जिन होगा। कितने लोगों को लगता है अच्छे मार्जिन होगा? 2 को लगता है। हाँ, अच्छा। अगर देखो वाइट कलर जो हम लोग देख रहे हैं वो अपने आप में पूरा एक बॉक्स है, ठीक है, और बॉक्स के बाहर हमें थोड़ा सा ग्रेइश सा कलर या आप कह सकते हो मैरून सा कलर मुझे दिखाई दे रहा है 2 बॉक्स के बीच में, तो बिल्कुल सही बात है, एक मार्जिन है, ठीक है। अब पैडिंग का एग्जांपल बताओ, पैडिंग का तुम्हारे रूम में कौन सा एग्जांपल अवेलेबल है? ये दिखाई दे रहा है सामने, इसमें चारों तरफ देखो, कुछ वाइट वाइट दिखाई दे रहा है आपको, यही पैडिंग है, ठीक है। हाँ हाँ, 2 बॉक्स के बीच का गैप होता है मार्जिन, ठीक है। ये एक बॉक्स है वाइट, ये अदर बॉक्स है वाइट, इन 2 के बीच का जो गैप है ये क्या है? मार्जिन। पैडिंग आप देख सकते हो ये उसी शीट का पार्ट है, ठीक है। जो सेम चीज़ का पार्ट होता है वो होता है पैडिंग, और जो दूसरे और पहले बॉक्स के बीच के गैप का पार्ट होगा वो होगा मार्जिन, ठीक है। तो यानी कि 2 कंटेनर के बीच का जो गैप है या 2 एलिमेंट के जो बीच का गैप होता है उसमें क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं हम लोग, है ना। पैडिंग हमेशा उसी एलिमेंट का पार्ट होगा, वो अलग से नहीं होगा। जैसे ऑर्डर क्या होता है, बॉक्स मॉडल हमने पढ़ा हुआ था ना, याद है बॉक्स मॉडल किसी को? हाँ, CSS में हमने नहीं, HTML में हमने बॉक्स मॉडल पढ़ाया था पहले। चलो दोबारा बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले एलिमेंट में क्या होता है? कंटेंट होता है। जैसे मान लो हेडिंग है, एक हेडिंग में यहाँ लिखा है CSS पैडिंग, तो CSS पैडिंग इज अ कंटेंट। अगर इसके चारों तरफ कुछ स्पेस है, फिलहाल अभी इसमें पता करना पड़ेगा स्पेस है या नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल जो इसमें यहाँ पर अवेलेबल है वो क्या है? मार्जिन है। चलो कैसे पता लगाएंगे? अच्छा, विजुअली पता है ना, अगर हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं मार्जिन और पैडिंग में कलर में क्या डिफरेंस होता है, दिखाया हुआ है मैंने कई बार। अच्छा, बट डिफरेंस सही किया आप लोगों ने, बट कलर की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग सही रखो। तो क्या इसमें कहीं पैडिंग है? नहीं है ना? नहीं नहीं, वो सही है, आपने सही कहा, कंफ्यूज मत होइए अपनी जगह पर, आप लोग सब सही है, सही बताया अभी मैंने। तो यहाँ देख रहे हो नीचे जिसको आप रेड बोल रहे थे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर बोल सकते हैं। तो ये होता है मार्जिन, ठीक है। अगर कहीं पैडिंग होगा तो वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में। और जो आपका ब्लू कलर होता है वो होता है कंटेंट, समझ में आ रहा है? तो ये ब्लू हो गया कंटेंट, ग्रीन हो गया पैडिंग, और रेड हो गया अपना जिसको आप रेड बोलते हैं, ये लाइट ऑरेंज कलर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिन। तो कंटेंट होता है, पैडिंग होता है, उसके बाद में होता है बॉर्डर, और बॉर्डर के बाहर होता है मार्जिन। जब भी कभी आप मार्जिन अप्लाई करोगे और साथ में बॉर्डर भी रखोगे तो बॉर्डर के बाहर मार्जिन काम करेगा, ठीक है। इसको मैं अभी
प्रैक्टिकली समझा देता हूँ आपको इसी फाइल के अंदर, ध्यान से देखना। तो ये हमारे पास फाइल है, हम यहाँ पर 2 पिक्सल्स इसको डिफाइन करते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि ये बिल्कुल एकदम क्लोज टू है कंटेंट के लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर आप गैप पर ध्यान मत दो, आप इस पी पर ध्यान दो, तब आपको पता चलेगा जहाँ ये ट्रेलिंग लेटर्स लिखे हुए हैं, है ना। तो चलिए हम यहाँ पर ऐड करते हैं क्या, पैडिंग। पैडिंग हमने लिखा 10 पिक्सल। तो कौन बताएगा कहाँ आएगा, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में या उसके बाहर? टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच बीच में आएगा। कितने लोग लगता है बीच में आएगा? निकिता बाहर आएगा। अच्छा ओके। और निकिता तुम्हारे अकॉर्डिंग कहाँ होना चाहिए? एलिमेंट के अराउंड, टेक्स्ट के अराउंड और बॉर्डर के अंदर, मतलब ये कहना चाहे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा पैडिंग वाला पार्ट हुआ। अब हम इसी में क्लियर करेंगे मार्जिन को। हाँ बिल्कुल सही है, यही तो आप लोगों ने आंसर किया। कंफ्यूज क्यों जाते हैं, अपनी बात क्या की। अब देखो यहाँ लेफ्ट में जो गैप है, ये राइट में टॉप और बॉटम में जो गैप होगा, ये गैप आपका इंक्रीज होगा, देखिए मार्जिन से। तो मार्जिन बॉर्डर के बाहर इफेक्टिव होता है, यानी कि एलिमेंट के बाहर। ठीक है, तो सीधा सा अपना डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ना एक और प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको यही समझा देता हूँ उसको भी, आगे वैसे जब जाएगा तो थोड़ा और दुरुस्त हो जाएगा दोबारा, क्योंकि तब तक शायद हो सकता है भूल जाओ। तो एक और प्रॉपर्टी आती है आउटलाइन। बॉर्डर अलग होता है, आउटलाइन अलग होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो अगर आप कोई एलिमेंट बना रहे हो और उसमें बॉर्डर डाल रहे हो और उसकी अपनी कोई एक विड्थ है, तो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ क्या होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो आप देख सकते हो पूरी स्क्रीन की विड्थ को कवर कर रहा है, वो स्ट्रेच आउट कर रहा है ना। अब मैं इसको एक विड्थ यहाँ से ऑफर करता हूँ कितना विड्थ बोल देते हैं इसको, 500 पिक्सल। रिलोड करेंगे, छोटा हो गया ना, 500 पिक्सल पे आ गया। अभी बाय डिफॉल्ट ये 100% होता है। अब इसको मैं फिलहाल यहाँ पर इस एग्जाम्पल नेम दे देता हूँ डेमो 1, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ इस चीज़ को। और एक बना देते हैं डेमो 2, पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2, और क्लास को हम लोग यहाँ से कॉल कर लेंगे अभी दोनों का रिजल्ट एकदम सेम है, क्योंकि हमने कोई चेंजेस किए ही नहीं इसके अंदर। एक एलिमेंट से मैं पैडिंग और मार्जिन दोनों को खत्म कर देता हूँ। ठीक है, खत्म किया हमने। तो आप देख सकते हो कि ये बॉक्स पहले वाले बॉक्स से छोटा हो गया। अब ये ऐसा भी इसलिए भी कह सकते हो कि भाई हमने यहाँ पर मार्जिन दूसरे वाले में रखा है, इसलिए ऐसा लग रहा है। चलो पहले दोनों को सेम लेवल पर ले आते हैं। अभी दोनों न्यूट्रल स्टेट पर। चलिए, तो सेकंड वाले बॉक्स में हम पैडिंग को एक्टिवेट करेंगे। क्या दिखाई दिया, हमारी टोटल विड्थ बढ़ गई ना यहाँ पर। अब ध्यान रखना, जब भी आप किसी डिफाइन विड्थ में पैडिंग को इंजेक्ट करोगे तो क्या होगा, पैडिंग ऐड होगा विड्थ के अंदर। यानी कि इस एलिमेंट की विड्थ जहाँ 500 पिक्सल्स थी, यहाँ पर अब उसकी विड्थ होगी 520 पिक्सल्स। ऐसा क्यों, क्योंकि पैडिंग मतलब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों साइड में। फिलहाल लेफ्ट से 10 पिक्सल ऐड हो रहा है और राइट से 10 पिक्सल ऐड हो रहा है, तो इसलिए विड्थ कितना बना 500 में 20। लेफ्ट से 10 पिक्सल्स, राइट से 10 पिक्सल्स। ऊपर नीचे हाइट हमने रखी नहीं है, तो वो डिफ़ॉल्ट में जा रहा है अभी। अगर हम लोग इसकी हाइट भी डिफाइन कर देंगे तब आपको उसका फ़र्क पता चलेगा। ठीक है, अब
यहाँ पर आप देखो जैसे बॉर्डर, अगर मैं बॉर्डर को यहाँ पर फिलहाल मैं आउटलाइन को भी पहले नल और वाइट कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब जरा 1 by 1 दोनों को एक्टिव करेंगे, ध्यान से समझना। हमने पहले आउटलाइन को ऐड किया, ठीक है, और अब मैं इसको बंद कर रहा हूं। मैं बॉर्डर को एक्टिवेट कर रहा हूं और पेज को रिलोड करेंगे। कुछ मूवमेंट दिखाई दी आपको डिजाइन में? यानी कि आउटलाइन की जो भी आपकी थिकनेस होती है वो कभी भी टोटल में ऐड नहीं होती है, लेकिन बॉर्डर जो होता है वो टोटल में ऐड होता है। यानी कि अब इस डिज़ाइन की जो विड्थ है वो कितना है, 5, जैसे मैंने बताया था कि 10 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट 10 पिक्सल फ्रॉम राइट, तो 20 पिक्सल था। अब 2-2 पिक्सल का बॉर्डर लेफ्ट से और राइट से, यानी कि अब ये 524 पिक्सल की इसकी विड्थ है टोटल। कैसे पता कि 524 पिक्सल हो गया? यहाँ राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, कितना लिखा रहा है विड्थ, ध्यान से देखो, ऊपर देखो, दिस इज अ हेडिंग के नीचे दिखाई दे रहा है, जबकि हमने तो विड्थ कितनी डिफाइन की थी, 500 पिक्सल थी ना। तो जब मेरी बात बिल्कुल सही है ना, 10 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट 10 पिक्सल फ्रॉम राइट, 520 पिक्सल, 2-2 पिक्सल का बॉर्डर लेफ्ट और राइट, टोटल हो गया। तो ध्यान रखना है, पैडिंग और बॉर्डर दोनों ऐड होते हैं। अब जरा आउटलाइन के साथ इस डेमो को देखो। फाइल को रिलोड करेंगे वेब ब्राउजर में और पॉइंटर रखिए, कितना हो गया, यानी कि आउटलाइन अपना काम भी कर रही सेम बॉर्डर की तरह और अपना एरिया भी नहीं ले रही है। तो बढ़िया क्या है, आउटलाइन। ठीक है, तो इसको हमें बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज करना है, कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। और क्या समझे इसके अंदर, हम मार्जिन ऐड करते हैं। अब मुझे बताओ क्या मार्जिन टोटल होगा इसमें या नहीं होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये बताओ। जगह चेंज, जगह मार्जिन तो सिर्फ जगह चेंज कर रही है। अच्छा, और कोई इसका ज़्यादा प्रॉमिसिंग आंसर देगा मुझे कि मतलब सही टर्म एग्जैक्ट, मतलब मैं समझ गया जो तुम कहना चाह रहे हो, बट एक इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है जो वो तुमसे सुनना चाह रहा है। कौन बताएगा? देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि एलिमेंट में जब हम लोग मार्जिन डालते हैं तो मार्जिन एलिमेंट के बाहर अप्लाई होता है, तो मार्जिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट, इसलिए वो टोटल नहीं होगा। पैडिंग उसका पार्ट है, ठीक है, इसलिए वो उसमें ऐड होगा, है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन एलिमेंट के बाहर जाता है, दैट्स वाई मार्जिन यहाँ पर अपना कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखाएगा। अनलॉक करके समझते हैं इस चीज को। तो देखो यहाँ पर मूवमेंट तो जरूर होगी इसके अंदर स्क्रीन में, ठीक है, बट टोटल में कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। अच्छे समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? तो ध्यान रखना। ये होता है बॉक्स मॉडल, नीचे देख लो ध्यान से, दिखाई दे रहा है? सबसे पहले क्या है, सॉरी ब्लू वाला क्या है, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। ठीक है, तो हमने इस एलिमेंट पर जो लगाया इसका स्ट्रक्चर खुद से बनके तैयार हो गया। पढ़ा तो पढ़ा। समझ में आ रहा है विद प्रैक्टिकल सभी को? चल, तो वैसे तो ये इसका पार्ट था नहीं, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा दिया। ध्यान रखना है इसको, पैडिंग वगैरह को। आगे मार्जिन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। लिंक टू एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स कैन बी रेफरेंस्ड विद अ फुल URL और विद अ पाथ रिलेटेड टू द करंट वेब पेज। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, फुल URL, मतलब कि डोमेन का नेम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, CDN
jsdeliver.net, ये क्या है, डोमेन का नेम है, और उसके आगे आपका डायरेक्टरी का नेम और आपकी CSS का नेम। एक्सटर्नल CSS यानी कि जब आप लोग CSS पूरा मुझसे पढ़ लोगे तो हमें कई बार क्या होता है, अपने डिज़ाइन को और एडवांस बनाने के लिए कुछ लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है। लाइब्रेरी जहाँ पर कोड पहले से लिखे गए एक्सपर्ट्स के थ्रू। तो जैसे कि आपके कोर्स में आपने देखा होगा, जब आपको ब्रोशर या प्रोडक्ट नोट मिलेगा उसमें था बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप क्या है, एक लाइब्रेरी है जिसको लिखा है किसने, ट्विटर ने 2011 में उसको लिखा था पहली बार, वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। क्योंकि 2008 के बाद से क्या था कि वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो पहले वेबसाइट रेस्पॉन्सिव मैनुअली बनती थी। अब मैनुअली में बनता तो सही था सब कुछ, लेकिन टाइम टेकन है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप लिखोगे फिर उसको 3 डिवाइसेस के लिए बनाओगे कि टैबलेट पे ऐसा हो जाए, मोबाइल पर ऐसा हो जाए, डेस्कटॉप पर कुछ इस तरह का होगा, तो टाइम ज़्यादा इन्वॉल्व होता था। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई इस चीज़ को एक स्टैंडर्ड बनाते हैं और लाइब्रेरी लिख देते हैं, और उसको जब आप इंटीग्रेट कर दे तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ता, सारे काम ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो मैंने आपकी थ्योरी डिज़ाइन की, ये भी बूटस्ट्रैप पर ही डिज़ाइन है। आप यहाँ देख सकते हो कोड में जाके लिखा है ना बूटस्ट्रैप। चलो तो यहाँ से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, और यहाँ से आपको मिलेगा डॉक्स के अंदर हमारा नॉर्मल पेज होता है इस तरह से कुछ, आपको यहाँ पर ये CDN मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो एक नॉर्मल फाइल हम लोग देखेंगे सबसे पहले। प्रेस करेंगे Ctrl+O, index.html, ये हमारा पेज है। हमने इस पेज में टाइपोग्राफी को चेंज नहीं किया था, तो अगर आप यहाँ पर आके प्रेस करेंगे Ctrl+O और इंडेक्स फाइल ओपन करेंगे तो आप क्या देखते हो, ये टेक्स्ट जो है वो कौन सा है, सेरिफ और सैंस सेरिफ। जितना भी टेक्स्ट स्क्रीन पर है वो क्या है, सेरिफ या सैंस सेरिफ? सेरिफ है, पक्का ना? सैंस सेरिफ है। क्या पहचान है सैंस सेरिफ की? भाई सीधी सी बात है, अगर हमने इसमें CSS के अंदर कुछ लिखा ही नहीं कि कौन सा फॉन्ट होगा, फिर बाय डिफॉल्ट सेरिफ हो गया। वेब में क्या चलता है, सैंस सेरिफ। हाँ, तुम पहली बार में सही बोलती हो, अपनी बात पर टिकी रहना, इंटरव्यू चेंज नहीं करना अपना स्टेटमेंट। तुम पहली बार एकदम सही बोलती हो, ये कई बार नोट किया मैंने। तो कंफ्यूज नहीं होना अपनी बात को लेकर ना। चलो तो ध्यान रहेगा ना, अगर कोई भी टाइपोग्राफी हमने इंटीग्रेट नहीं की है तो डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा बनेगा, सेरिफ। वेब में क्या चलता है, सैंस सेरिफ। अब आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कब और कहाँ लगा सकते हैं, किसको, सेरिफ को, सिर्फ और सिर्फ बड़े साइज के ऊपर। अब मैं यहाँ पर हेडिंग नहीं बोल रहा हूँ, पता चला तुम दिमाग को रख लो कि सर ने हेडिंग बोला तो हेडिंग में ही लगेगा। जहाँ फॉन्ट का साइज बिगर हो वहाँ, लेकिन मल्टी लाइन नहीं होना चाहिए। अगर मल्टी लाइन होगा तो ये रीडिंग में बहुत ट्रबल क्रिएट करता है। तो चलिए, हमारा अभी का जो टॉपिक है वो क्या है, एक लाइब्रेरी को कनेक्ट करना। देखो इस लाइब्रेरी का मैजिक क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट को सैंस सेरिफ में कन्वर्ट करेगी। मैं यहाँ आता हूँ और इसको हमने ऐड किया, और आप अपने इस पेज के ऊपर अप्लाई कीजिए। देखो फॉन्ट चेंज हो गए, है ना, अपने आप चेंज हो गया ना फॉन्ट। हमने तो नहीं बताया, क्योंकि लाइब्रेरी में पहले से लिख दिया गया है कि वेबसाइट जो बनेगी वो सैंस सेरिफ से ही बनेगी, ठीक है, सेरिफ से नहीं बनेगी। दैट्स व्हाई ऑटोमेटिकली आपकी टाइपोग्राफी चेंज हो गई। तो ये हुआ कैसे हम लोग एक एक्सटर्नल फाइल को इंटीग्रेट करते हैं। आगे आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, एक्सटर्नल CSS। तो क्या ध्यान रखना है इसमें, इसमें आपका डोमेन नेम इन्वॉल्व होगा। जैसे मैंने आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट URL पढ़ाए थे, कौन बताएगा क्या डिफरेंस होता है दोनों में? अच्छा अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस एग्जांपल लिंक्स टू अ स्टाइल शीट लोकेटेड इन द CSS फोल्डर ऑन द करंट वेबसाइट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CSS फोल्डर, या फिर ये भी लिखा हो सकता है रूट फोल्डर। रूट फोल्डर से हमारा मतलब क्या है
कि जहां पर आपका HTML फाइल है वहीं पर आपकी फाइल हो सकती है, जैसे कि mystyle.css, या फिर CSS का एक डेडिकेटेड फोल्डर भी हो सकता है हमारे पास जिसके अंदर फाइल रखी हो। ठीक है, तो दोनों ही अप्रोच एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, दिक्कत कब शुरू होती है, जब आप एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे CSS लगा रहे हो तो वो HTML में मिक्स होने लग जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, CSS का एक डेडिकेटेड फोल्डर लाइक इमेजेस, और उसके अंदर आप अपनी सभी CSS को स्टोर कराओगे। नेक्स्ट, दिस एग्जाम्पल लिंक्स टू अ स्टाइल शीट लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज द करंट पेज। तो देखो, अगर सेम फोल्डर में जहाँ पर HTML फाइल है तो आपको किसी फोल्डर का नाम ही नहीं लिखना है, और अगर किसी फोल्डर में है तो फोल्डर का नेम और फाइल का नेम, जैसे इमेज फोल्डर और इमेज की फाइल का नेम। क्लियर है ना सभी को? तुम बताओ लास्ट में, समझ में आ गया? ऐसे हाँ नहीं करना। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास CSS के बाद में लिंक्स कलर। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी हम लोग कोई लिंक बनाते हैं पहली बार, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल यहाँ से, तो बाय डिफॉल्ट हमारे लिंक के कलर क्या होते हैं, ब्लू और अंडरलाइन होते हैं, है ना? इसी के ऊपर हमारा एग्जांपल बेस्ड है। तो चलिए, HTML links different color. An HTML link is displayed in a different color depending on whether it has been visited, in unvisited or is active. तो इसका बेस्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग गूगल सर्च। यहाँ पर जाके आप लिखो अरीना एनिमेशन और एंटर कर दीजिए। अगर हमने यहाँ से किसी लिंक को विजिट किया होगा, खैर मेरे ब्राउज़र में काम नहीं करेगा तो मैं एक डिफरेंट ब्राउज़र पे लेके जाऊँगा इसको, जैसे कि एज ब्राउज़र पे आते हैं, आपके क्रोम में चलेगा। तो देखिए यहाँ पर आप नोटिस करेंगे एक कलर हमारे इस तरह के कुछ दिखाई दे रहे हैं हमें। अब आप किसी एक लिंक को विजिट कर लो, कलर डिफरेंट हो गए, वो थीम के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब क्या है ना कि यहाँ पर आपने नोटिस क्या किया कि इस लिंक को मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है, तो इसका कलर डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये क्लिक होता है आपका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि यूजर बार बार एक ही चीज को क्लिक ना करे, उसको डिफरेंस पता हो कि उसने किसको क्लिक किया किसको क्लिक नहीं किया है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, आप देखोगे इस पार्ट का कलर चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट, बाकी की चीज़ हम लोग क्रोम पर सीख सकते हैं, इसके लिए हम लोग वापस आ जाएंगे यहाँ पर। तो माउस ओवर पर आप देखोगे, खैर ये हमारी थीम लगी है, पहले मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो कोई भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ हमारा जो डिफ़ॉल्ट कर्सर है वो हैंड के सिंबल में रिप्लेस हो रहा है। किसी भी एरिया को अगर आप क्लिकेबल बना रहे हो, यानी कि यूज़र्स को टैप कर सकता है, प्रेस कर सकता है, तो वो हैंड का सिंबल होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो हैंड का सिंबल नहीं होगा तो यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि आपका एरिया जो है वो क्लिकेबल है या नहीं है। अब मान लो कि मैं इस टेक्स्ट को यानी कि हेडिंग को लिंक की प्रॉपर्टी दे दूँ, कैसे? हमने यहाँ पर जाके डिफाइन किया H1, ठीक है, और इसकी जो नोटपैड फाइल है, हाँ जी मैम, वापस आते अपनी नोटपैड फाइल में, और अब हमें इसको हेडिंग को लिंक में कन्वर्ट करना है। तो कौन बताएगा कैसे करेंगे लिंक में कन्वर्ट? बिल्कुल सही, तो कहाँ लिखेंगे, H1 के अंदर या H1 के बाहर? अंदर वाले कितने उम्मीदवार हैं कि अंदर लिखना चाहिए? अंदर आता ही नहीं, आएगा, मना नहीं करेगा।
बट अगर अंदर आप लिखोगे तो वो गलत है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, लिंक के अंदर एलिमेंट जाता है, ठीक है, किसी एलिमेंट के अंदर लिंक नहीं आता है। तो यहाँ नहीं कि हम H1 को लिंक में बनाना चाह रहे हैं तो H1 को रैप करेंगे AHREF के अंदर, है ना। यहाँ लिख देते हैं जैसे कि HTTPS और इसको हमने यहाँ पर इस तरह से क्लोज कर लिया और रीलोड करेंगे। देखो लिंक बन चुका है हमारा, ये काम हो गया। अभी ये स्टाइल ले रहा है यहाँ से, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया हुआ है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दें यहाँ पर, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, है ना, जैसा आना चाहिए। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसको इसके अंदर कर दूं तब क्या होगा? कुछ फर्क पड़ना चाहिए? खैर से तुमने किसी ने करके देखा नहीं है तो किसी के पास का आंसर होगा नहीं, क्योंकि पहली बार हम लोग किसी H1 को लिंक बना रहे हैं ना। चलो तो ट्राई करके देखो, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है। लेकिन अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट बनाकर इंटरव्यू में जाते हो और वहां पर आपने H1 के अंदर A को रखा होगा तो वो गलत हो जाएगा। वो बोलेगा ठीक है, आपको कॉल करके बता दें वो बताएगा नहीं तुम्हें कभी तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आउटपुट में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सही अप्रोच नहीं है। हमेशा एलिमेंट को रैप करना होता है। पी में लगाओगे तो पूरा पी क्लिकेबल हो जाएगा, लेकिन हमें तो होम सर्विस को क्लिकेबल बनाना है ना, इसलिए हमने उसको अंदर डाला है। तो वहां पर ये प्रैक्टिस एक्सेप्टेबल है ना, क्योंकि अगर मैं एंटायर पी को ए में डाल दूंगा तो आप इंडेक्स को क्लिक करो या सर्विस को क्लिक करो, खुलेगा एक ही चीज, अलग अलग नहीं खुलेंगे। चलिए, तो ये पार्ट हमने सीख लिया। अब देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, हैंड का कर्सर आ रहा है। अब कोई कलाकार व्यक्ति यहाँ पर आके अगर ऐसा कुछ कर दे कि भाई H1 और अगर कोई इसको माउस ओवर कर रहा है, कर्सर पॉइंटर, और यहाँ पर आके हम लोग डिफॉल्ट कर देते हैं। तो देखो ये तो है बिल्कुल सही तरीका। और अगर हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, डिफॉल्ट, ठीक है, तो भी आपका बिल्कुल सही काम कर जाएगा। अब यहाँ पर एक आता है आपका क्या बोलते हैं उसको, एरो क्लिक ऑप्शन आता है, लेकिन हम लोग H1 को डायरेक्ट होवर कर रहे हैं, इसलिए इस पे सही काम कर रहे हैं हमारा। तो हम यहाँ लिखते हैं H1 की जगह A को होवर। खैर इस पे लेगा, कहाँ कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस बढ़िया वाली, हम डिव के ऊपर कर सकते हैं। एक एलिमेंट बना लो डिव, बैकग्राउंड कलर हम इसको यहाँ कुछ डिफाइन कर देते हैं, पैडिंग 50px, और अपनी नोटपैड फाइल में आके आप प्रैक्टिस के लिए सिंपल डिव एलिमेंट ऐड कर दो। एलिमेंट लिख दे, ये डिव एलिमेंट बन गया। अब डिव होवर, हम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहे हैं। रिलोड करके देखो कलर चेंज हो रहा है, लेकिन हैंड का सिंबल तो है ही नहीं, ठीक है, एरो ही आ रहा है ना डिफॉल्ट। लिंक के अंदर तो डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड है कि हैंड का सिंबल बनेगा ही बनेगा, बाकी चीज़ों में डिफॉल्ट नहीं होता। अगर आपको यहाँ पर इसको कुछ ऐसा दिखाना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, कर्सर,
कर्सर को क्या लिखोगे, पॉइंटर। अब देखो ये बटन की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा, है ना। अदरवाइज ये वो रिजल्ट नहीं देगा जो हमें चाहिए। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था, हटा देते हैं उसको। वेल, वीडियो में प्रैक्टिस के लिए रिकॉर्ड है, आप देखिएगा। तो लिंक को हम लोग समझ रहे थे। आप यहाँ देखेंगे लिंक को डिफॉल्ट अगर आप माउस ओवर करेंगे कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जब आप क्लिक करते हैं इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिव स्टेज। तो कलर क्या आएगा, डिफॉल्ट रेड, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, आप यहाँ देखेंगे by default a link will appear like this in all browser, an unvisited link is underlined and blue। अगर क्लिक हो चुका होगा तो वो पर्पल दिखाई देगा और अंडरलाइन होगा, और एक्टिव होगा तो वो यानी कि जब प्रेस स्टेज पर होगा तो वो आपको रेड और अंडरलाइन दिखाई देगा, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। यू कैन चेंज द लिंक स्टेट कलर्स बाय यूजिंग CSS। हेयर एन अनविजिटेड लिंक विल बी ग्रीन, यानी कि लिंक जिसको अभी तक हमने क्लिक नहीं किया है, ट्रिगर नहीं किया, वो ग्रीन होगा ब्लू की जगह। विदाउट अंडरलाइन, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, टेक्स्ट डेकोरेशन नो, ठीक है। अ विजिटेड लिंक विल बी पिंक विद नो अंडरलाइन, एंड एक्टिव लिंक जो कि क्लिक स्टेट पर होगा वो येलो होगा और अंडरलाइंड होगा, इस तरह से। इन एडिशन जब यूजर माउस ओवर करेगा तो उसका कलर क्या होगा, रेड होगा, जो भी क्लिक पर आ रहा है। इसकी हायरार्की कुछ इसी तरह से, लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव। आप बी के किसी पार्ट को स्किप तो कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन करा कि आपने एक्टिव पहले लिख लिया, होवर बाद में लिख दिया, नहीं चलेगा। एग्जाम्पल रन करेंगे यहाँ पर। डिफॉल्ट कलर क्या, ग्रीन, माउस ओवर पर रेड, क्लिक पर येलो, और विजिट पर आपका कलर क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग एज ब्राउज़र पर चेक करके देखेंगे क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। बैक करेंगे, और यहाँ पर कॉल करिए। तो ग्रीन है डिफॉल्ट, माउस ओवर पर रेड, क्लिक पर येलो, और प्रेस करने पर आपका। अब जब हम लोग वापस आए यहाँ पर, अरे यार ये, चलो कंट्रोल F5, माउस ओवर, क्लिक, और इसको एक काम करो, टारगेट लगा दो उसके अंदर। कौन सी फाइल थी, कंट्रोल O4 ओपन, और यहाँ पर टारगेट लगा देना। टारगेट का क्या काम होता है, एक डिफरेंट पेज पर ले जाएगा। उसके लिए क्या लिखें, ब्लैंक। स्टेट चेंज क्यों नहीं हो रही, कुछ मैडम ने चेंज करें क्या? चलो इसको आप लोग अपने कंप्यूटर पे देखने से ट्राई करें, काम करेगा। और क्या ऑप्शन है हमारे पास, लिंक बटन।
अगर आप किसी टेक्स्ट लिंक को एक बटन का लुक एंड फील देना चाहते हो इस तरह से, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो, लिंक जो होता है, जो आप डिफाइन करते हो, वो एक इनलाइन लिंक है। इनलाइन का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग कोई लिंक बनाते हैं ए एलिमेंट की हेल्प से, वो साइड बाय साइड आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो होम सर्विस एंड अबाउट। अब ये विड्थ और हाइट अपने अंदर कंटेन नहीं करते हैं। तो जैसे कि हम अगेन इस वाली फाइल का एग्जांपल लेंगे, नोटपैड में आएंगे, कंट्रोल ओ, आप अपने इस एलिमेंट को कुछ विड्थ और हाइट ऑफर करो। हमने यहां जगह डिफाइन किया स्टाइल, स्टाइल क्लोज। पहले डिफॉल्ट हमने चेंजेस किया उसके साथ जाइए, यहाँ लिखिए ए एलिमेंट, हम इसको ऑफर कर रहे हैं विड्थ। विड्थ हमने कितना लिखा? जैसे 200 पिक्सल। क्या इसमें कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। तो पहली चीज ये कि ये ब्लॉक नहीं होता है, इनलाइन होता है। अगर ये ब्लॉक होता है, अगर मैं इसको बना दूं ब्लॉक, ब्लॉक के लिए लिखना पड़ता है डिस्प्ले। अब देखो ये तीनों क्या होंगे? अलग अलग लाइन में हो जाएंगे। जब हमने ब्लॉक बना दिया, ब्लॉक का नेचर क्या? फुल विड्थ और न्यू लाइन, नेक्स्ट एलिमेंट। तो अगर आपको एक ही लाइन में रखना है और ब्लॉक भी बनाना है, तब क्या लिखेंगे? इनलाइन ब्लॉक। अब जरा इसको विड्थ और हाइट दो, कैरी कर रहा है विड्थ अपने अंदर। अब विड्थ डाला तो क्या हुआ? टेक्स्ट आपका लेफ्ट में आ गया। अगर आप इसको चाहते हो कि ये बहुत सही से काम करे तो क्या लिखेंगे? तो पैडिंग को हम लोग 1 गो में भी लिख सकते हैं कि भाई जैसे 50 पिक्सल, चारों साइड से 50 हो जाएगा। बट हम कहते हैं टॉप बॉटम का अलग रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बॉर्डर से इसको इलस्ट्रेट कर देता हूँ, क्योंकि तो वैसे विजुअल समझ नहीं आ रहा होगा। तो क्या लिख देंगे? सॉलिड। तो बॉर्डर अपना आप आ गया। अब इसको ज़रा समझो इलस्ट्रेशन को अच्छे से। फिलहाल अब यहाँ पर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको हटा दीजिए। चलिए, तो हमने यहाँ पे जाके लिखा टॉप बॉटम से लाइक 15 पिक्सल और लेफ्ट राइट से जो है वो 30 पिक्सल का होना चाहिए। तो देखो मुझे क्या नहीं करना पड़ा? सेंटर लाइन भी नहीं करना पड़ा, अपना भी काम हो गया ना वर्टिकल करना पड़ा, हॉरिजॉन्टल, दोनों ही हमारे एकदम बढ़िया से सेंटर लाइन होके आ गए। अब बॉर्डर है सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या डिफाइन करना है? बैकग्राउंड कलर, ये हमारी ए लिंक स्टेट, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं? नेक्स्ट स्टेट कौन सी हो? विजिटेड। विजिटेड स्टेट कौन सी होती है? विजिटेड स्टेट मतलब जब उसको प्रेस करते हैं एक्टिव होती कौन सी? विजिट कर लेते हैं, यानी कि लिंक को क्लिक कर चुके हम लोग, वो वाली स्टेट की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल वो हमारा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है ड्यू टू ब्राउजर में कुछ प्रॉब्लम है या उसमें कुछ सेटिंग वगैरह में चेंजेस है, तो वो देख लेंगे। विजिटेड अभी एक्टिव नहीं होगा। इसके बाद क्या आएगा? होवर, यानी कि माउस ओवर। क्या चाहते हैं हम लोग? ठीक है, स्टेट चेंज कर लिया, मत बोलना नहीं तो काम नहीं करेगा। काम कर रहा है। और इसके बाद में क्या आएगा? एक्टिव। हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। तो सारी स्टेट हमारी काम करें बढ़िया से इसके अंदर। तो अब इसमें आप अगर ये चाहते हो कि ये चीज़ें थोड़ा सा आराम से काम करें, बॉर्डर की तो नीड है नहीं, बॉर्डर को हटा दीजिए क्योंकि अच्छा लुक नहीं आ रहा है इसका। तो ये अपना काम हो गया। टेक्स्ट हमारा अंडरलाइन आ रहा है तो हमें लिख देंगे यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन।
टेक्स्ट का कलर भी हमें चेंज करना है तो यहाँ पर रेड के साथ कॉम्बिनेशन वाइट का बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अभी बहुत झटके से इसको होवर कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड्स, है ना। तो थोड़ा इफेक्ट के साथ ही काम करेगा आपका इसके अंदर। अब जो हमने कलर नीचे रखा है वो लाइट कलर है तो कंट्रास्ट का इश्यू है इसके अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट के कलर को कुछ अलग, क्या बना दें, ब्लैक, है ना। तो कंट्रास्ट का खास ध्यान रखो, जब भी आप कोई ट्रिगर अपना बना रहे हो तो वो एकदम आई कैची होना चाहिए। तो समझ आया लिंक की स्टेट अपनी, लिंक डिफॉल्ट तो हम लोग चेंज करने की बात करें, विजिटेड जब यूजर टैप कर चुका होगा, होवर जब माउस यूजर लेके जाएगा बट क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहा है जस्ट, एक्टिव जब उसको प्रेस करेगा बटन। तो हमने इस तरह का कुछ एग्जांपल इसी तरह से अचीव किया था। इसके अलावा जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह की साइट आप विजिट करते हो, उसमें कोई प्रोडक्ट आप पसंद कर लेते हो, उसको आप क्लिक करके जाते हो खरीदने के लिए, तब आपको इस तरह की चॉइसेस मिल जाती हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये कुछ ऐसे बना होगा। अब इसमें एक आइकन आपको दिखाई दे रहा है ना, कि आइकन कैसे लगाया जाएगा। तो आइकन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जब आप एडवांस में थोड़ा चले जाओगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा। फिलहाल मैं आइकन भी आपको डाल के दिखा देता हूँ उसमें। कौन सा पेज था, देखो ऐड हो गया इसके अंदर। हाँ, एसवीजी कोड है, बाद में हम लोग जब लाइब्रेरी सीख जाएंगे तो उसके थ्रू हम लोग डालना सीखेंगे। फिलहाल अभी इसके ऊपर जाना नहीं है अपने को, पहले इसके लिए और थोड़ा एडवांस सीखना पड़ेगा, तो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे चीज़ों को। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी है, चीज़ अच्छे समझ में आई होगी, आराम आराम से, है ना। तो नेक्स्ट क्लास अपना टॉपिक रहेगा बुक मार्क्स। चलिए, तो प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से और सारी प्रॉपर्टीज अपनी मजबूत कीजिए।